नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो आइए आज हम एक नए टॉपिक पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम पार्ट 1 की तरफ चलेंगे क्योंकि एक ही पार्ट में सारा कवर करने पर वो बहुत डिटेल में रहेगा और बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है। मैं इस ट्रिक को फॉलो करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उस ट्रिक के साथ जा सकते हैं या उस तरीके के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को भी 2-3 बार देखेंगे तो आपको वो चीज़ें खुद ब खुद रिकॉल होने लगेंगी। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये ट्रिक है जिसमें हमारे सारे प्रेसिडेंट्स आ जाएंगे। राज और राधा बाहर जाकर अपने बीवी को फक्र से नील की खेती करने वाले ज्ञानी और वेंकट को शंकर और नारायण के साथ कलाम की प्रतिभा को प्रणब, कोविंद और द्रौपदी के सामने दिखाओ। जो भी रेड कलर से और अंडरलाइंड है, हाईलाइट हो रहे हैं, वो सारे आपके राष्ट्रपति हैं। राज से आपके राजेंद्र प्रसाद होते हैं, राधा से श्री राधा कृष्णन, जाकर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फ़क्र से फ़खरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जयंत सिंह, वेंकटरमन, श्री शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, कलाम साहब, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, श्री रामनाथ कोविंद और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी वर्तमान हमारी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं। तो ये हमने देख लिया सारे राष्ट्रपति जो अब तक हमारे हुए हैं, शुरू से लेकर अभी तक जो हो रहे हैं। बाकी आगे हम सभी का अलग अलग टेन्योर और उनके बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो आइए अब सभी का टेन्योर देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे लंबा इनका कार्यकाल रहा 50 से 62, 50 से 62। डॉक्टर राधा कृष्णन 62 से 67, दो ही इनका 5 साल के लिए रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन 2 साल के लिए रहे, 67 से 69। वीवी गिरी जी 69 से 74। मोस्ट ऑफ दी आप देखेंगे कि सबने अपना 5-5 साल का टेन्योर पूरा किया है। 74 से 77 आपके फ़खरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी 77 से 82। ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87। R वेंकटरमन 87 से 92। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 92 से 97। KR नारायणन 97 से 2002। फिर कलाम साहब आते हैं 2002 से 2007। श्रीमती प्रतिभा पाटिल 2007 से 12। प्रणब मुखर्जी 2012 से 17। रामनाथ कोविंद जी 2017 से 22 और 2022 से अब तक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं। चलिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से शुरू करते हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी जिरदोई, बिहार में हुआ। मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी पटना में हुई, यानी कि इनका बिहार में ही जन्म और मृत्यु दोनों है। इनका कार्यकाल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि सबसे लंबा रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं 50 से लेकर 62 तक। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, 2 साल के लिए श्री राजेंद्र प्रसाद जी को 50 से लेकर 52, यानी कि 1950 से लेकर 52 ये संविधान सभा के प्रतिनिधि के रूप में रहे और 52 से लेकर 62 तक फिर ये निर्वाचित राष्ट्रपति रहे हैं। तो अब देखिए, 2 चीज़ होती हैं कि एक, जब ये यहाँ पर मनोनीत हुए होंगे तब इन्हें शपथ दिलवाई गई होगी, और एक फिर ये जब निर्वाचित हुए तब इन्हें शपथ दिलवाई। तो यहाँ पर 2 चीफ जस्टिस का नाम आता है। पहले जब ये मनोनीत हुए 50 में, 26 जनवरी 1950, यहाँ पर तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरा लाल कानिया जी, आपने नाम भी सुना होगा। तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलवाई थी। यानी कि जब बात आती है 50 की, जब ये मनोनीत राष्ट्रपति हुआ करते थे, तब इन्हें किसने शपथ दिलवाई थी? तो इन्हें शपथ दिलवाई थी हीरा लाल जय किशन दास कानिया जी ने। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 52 में ये फिर से राष्ट्रपति बने और अब ये निर्वाचित राष्ट्रपति बने। तो उस समय पर इन्हें शपथ दिलवाई थी श्री M पतंजलि शास्त्री जी ने। तो आप पतंजलि से ये याद रख सकते हैं। तो पहले 50 में इन्हें शपथ दिलवाई थी कानिया जी ने, और उन्हें 52 में शपथ दिलवाई थी जब ये निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं, तो श्री पतंजलि
शास्त्री जी ने इन्हें शपथ दिलवाई थी। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, शायद आपने भी पहले पढ़े हुए होंगे, कि इन्हें अजातशत्रु व देशरत्न भी कहा जाता है। पेशे से ये एक वकील थे। 1952 के राष्ट्रपति चुनाव में फिर केटी शाह को इन्होंने परास्त किया था, क्योंकि पहले तो ये संविधान सभा के प्रतिनिधि थे। अब जब निर्वाचित हुए हैं ये, तब इनका प्रॉपर चुनाव हुआ है, निर्वाचन जब हुआ है, तो यहाँ पर इन्होंने केटी शाह जी को पराजित किया था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक के राष्ट्रपतियों में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले राष्ट्रपति हैं। और सर्वाधिक मत से ये जीते किससे थे? सबसे पहले 52 में ये केटी शाह जी से जीते हैं। और सबसे ज़्यादा मतों से ये किससे जीते हैं? तो ये एन दास, इनसे सबसे ज़्यादा मतों से जीते। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि 1952 में इन्होंने किसे पराजित किया था? केटी शाह जी को। और सबसे ज़्यादा मतों से इन्होंने किसे पराजित किया है? तो एन दास को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ ये प्रमुख पुस्तकें हैं जो उन्होंने लिखी थी। बापू के कदमों में, चंपारण सत्याग्रह, भारतीय शिक्षा। 1963 को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने से पहले अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ये थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी जी। तो ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी थी अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। लेकिन इनका जो इतना लंबा टेन्योर रहा है 50 से लेकर 62 तक, इसमें हमारे भारत में भी कुछ चीज़ें रही होंगी, क्योंकि कई बार चीज़ें आपको इस तरीके से लिंक करके पूछ लेते हैं कि ये कार्य किसके समय में हुआ था, कौन, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे या उस टाइम पर आपके प्रधानमंत्री कौन थे। तो अगर हमें ये याद है कि इस टाइम पर इस इंसान का टेन्योर था और ये चीज़ें इस सन में हुई थी, तो वहाँ से हमारे लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो वो मैं कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ कि इनके टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो देखिए, चलिए तो शुरू करते हैं। ये सब आपको पता ही है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। लागू होने के बाद 1951 में हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ। वो किसके टाइम पे हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के टाइम पर। यानी अब इतनी चीज़ें आपसे कोई भी पूछ ले तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में हुई हैं, क्योंकि उनका टेन्योर 62 तक रहा है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के टाइम में। ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं, लेकिन हम दोनों को लेकर चलेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर वाले वीडियोज़ में बनाऊंगी तो मैं उसमें भी आपको वो चीज़ें बताऊंगी। उसके बाद 1954 में आया आपका पंचशील का सिद्धांत, जो चाइना में जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। उसके बाद 1955 में जो इम्पीरियल बैंक था वो आपका ट्रांसफॉर्म हो गया, क्या बन गया? वो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये चीज़ कब हुई थी? 1955 में। 55 में अगर हमें ये याद है कि हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये किसके कार्यकाल में हुआ। उसके बाद 1958 में अफ्स्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये आपका जो आया, जो आपका नॉर्थ ईस्ट में लगाया गया था, ये आपका राजेंद्र प्रसाद जी के टाइम में रहा। उसके बाद 1961 गोवा और दमन द्वीप पर अधिकार कर लिया गया। किससे इन्हें लिया गया था? पुर्तगालियों से। ये चीज़ आपको शायद पता होगी। एक क्वेश्चन हिस्ट्री में ये भी बनता है कि इन विदेशी शक्तियों में से कौन सी शक्ति भारत में सबसे पहले आई थी और सबसे लास्ट में गई थी? तो वो आपके पुर्तगाली हैं, जो सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे लास्ट में गए हैं। तो अब हमारे दूसरे राष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए, इनका जन्म 5 सितंबर 1888 में थिरुतन्नी तमिलनाडु में हुआ। मृत्यु इनकी 17 अप्रैल 1975 ईस्वी मद्रास में हुई, यानी कि तमिलनाडु में ही है, जैसे कि उनका बिहार में ही था जन्म और मृत्यु। इनका कार्यकाल वही आपका जो वैसे नॉर्मली 5 साल का रहता है, 62 से 67 तक रहा। 5 सितंबर को इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब इनके टाइम पर 2 चीज़ें हुई, भारत चीन युद्ध हुआ और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। अच्छा, एक चीज़ हमने ये देखी थी, 1954 में पंचशील का सिद्धांत आया था, और उसके बाद जब चीन ने उस सिद्धांत को नहीं माना है, 1962 में हमारा भारत चीन के साथ युद्ध होता है, और फिर 65 में
भारत पाक युद्ध होता है। अच्छा, एक चीज़ और हुई थी 1962 में, जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उन सैनिकों के सम्मान में आचार्य रामचंद्र द्विवेदी, इन्होंने ए मेरे वतन के लोगों इस गीत की रचना की थी, और आचार्य रामचंद्र जी को हम कवि प्रदीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये गाया किसने था? स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि अगर कभी आपके एग्जाम में आता है कि दो इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक तो ए मेरे वतन के लोगों किसने लिखा था? आचार्य रामचंद्र द्विवेदी जी ने, और आचार्य रामचंद्र द्विवेदी जी को हम किस नाम से जानते हैं? तो कवि प्रदीप के नाम से जानते हैं उन्होंने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी को 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन जी, इनके साथ में राजगोपालाचारी जी आपको याद होंगे, ये हमारे कह सकते हैं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और सीवी रमन जी हमारे वैज्ञानिक थे, ये आपको पता ही होगा। तो इन्हें भारत रत्न दे दिया गया था राष्ट्रपति बनने से पहले ही। अभी हमने पिछले टाइम अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ा था, तो उन्हें 1963 में दिया गया है, यानी राष्ट्रपति बन चुके हैं और वो पदच्युत भी हो चुके हैं। उसके बाद उन्हें ये सम्मान दिया गया था, लेकिन राधाकृष्णन जी को 54 में ही उनके प्रेसिडेंट बनने से पहले ही ये सम्मान दिया जा चुका था। ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपके श्री राधाकृष्णन जी थे। 1952 में उपराष्ट्रपति बनने से पहले, जब राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने हैं, तो आपके राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति थे। ये सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे। इनकी पुस्तकें हैं द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ व इंडियन फिलॉसफी। अब उसी चीज़ पर हम आते हैं कि इनके समय में क्या क्या चीज़ें हुई। तो समय में ये हमने देख ही चुके हैं कि अभी 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, जिसमें चाइना की विक्ट्री हुई। फिर उसके बाद 65 में आपका इंडो पाक वॉर हुआ। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई इनके टाइम में, 1966 में हुआ आपका ताशकंद समझौता या ताशकंद कॉन्फ्रेंस, जो कि यहाँ से शास्त्री जी थे और पाकिस्तान की तरफ से वर्सेस किस में हुआ था? अयूब खान। तो ये तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो कि राधाकृष्णन जी के टाइम पर हुई थी। तो अभी हम साथ के साथ क्या करते जा रहे हैं? हमने प्रेसिडेंट्स देख लिया, हमने उनका टेन्योर देख लिया, उनके बारे में हमने चीज़ें देख ली, जन्म मृत्यु कार्यकाल और उनके बारे में क्या है, और हम साथ के साथ ये देखते जा रहे हैं कि उस समय पर क्या क्या कार्य हुए थे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ। जन्म इनका 8 फरवरी 1897 ईस्वी आंध्र प्रदेश में। मृत्यु 3 मई 19, यहाँ पर लिखना प्रिंटिंग मिस्टेक, 3 मई 1969 दिल्ली में हुई। तो इनका जन्म अलग है, मृत्यु अलग है। कार्यकाल 1967 से 69 आप देख रहे हैं, 2 साल के लगभग इनका कार्यकाल है। अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तक, तो उसमें सबसे कम जो कार्यकाल है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन का ही है। ठीक है, अब ये इनकी क्या क्या खासियत रही? ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के संस्थापक। इनके विरुद्ध सर्वाधिक उम्मीदवार यानी कि 16 जो उम्मीदवार थे वो चुनाव मैदान में खड़े हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय पे हमने क्या पढ़ा कि वो अभी तक सर्वाधिक मतदान से जीतने वाले राष्ट्रपति हैं, लेकिन जाकिर हुसैन जी के खिलाफ सबसे ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हुए थे। राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला श्रीमती मनोहर होलकर जाकिर हुसैन के विरुद्ध इन्होंने नामांकन भरा था। ठीक है, पहली महिला, ये बनी नहीं है अभी, पर पहली महिला जिन्होंने नामांकन भरा था, तो वो किसके खिलाफ खड़ी हुई हैं? जाकिर हुसैन के खिलाफ, और इनका नाम है श्रीमती मनोहर होलकर। ये भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। ठीक है, और उनकी मृत्यु के बाद क्रमशः अब वही मृत्यु होते ही एकदम ही आपके दूसरे राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके वीवी गिरी तथा मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इनकी प्रमुख जो पुस्तक है वो है अतीत का चेहरा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये
इनके बारे में देखा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। अब इनके समय में क्या इम्पोर्टेंट काम हुआ था, तो एक काम हुआ था 19 जुलाई 1969, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो यानी बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ, इस टाइम पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के टाइम पर हुआ था। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे जो जो चीज़ें हैं वो हम ये तो पढ़ लेते हैं कि किस टाइम पर, उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे, लेकिन कौन से राष्ट्रपति थे ये हम कम ही अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम साथ के साथ करते जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उनके टेन्योर्स, उनकी जन्म, उनका मृत्यु, क्या क्या उनके समय पर चीज़ें हुई। तो हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारे वराह वेंकट गिरी जी, या जिन्हें हम वीवी गिरी जी के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 10 अगस्त 1894 ईस्वी उड़ीसा में हुआ। मृत्यु 24 जून 1980 मद्रास में हुई थी। अच्छा, इनका कार्यकाल आपका 1969 से लेकर 1974 तक रहा। ये भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति एवं निर्वाचित राष्ट्रपति तीनों के रूप में कार्य किया है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि उनका नाम बताइए जिन्होंने उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा निर्वाचित राष्ट्रपति तीनों के रूप में कार्य किया है, तो वो है वीवी गिरी जी। यह राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति तथा कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके थे। 1975 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले अगर बात आएगी कि सबसे पहला आपको कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया था, तो वो हमारे राधा कृष्णन जी थे। उसके बाद उन्हें पद से, राष्ट्रपति बनने से पहले ही सम्मान मिल चुका था। किस किस के साथ मिला था? राजगोपालाचारी और सीवी रमन जी के साथ। उसके बाद 63 में आपने पढ़ा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वो सम्मान दिया गया था। और अब आगे बात आ रही है तो 1975 में वीवी गिरी जी को ये सम्मान मिला था। तो अब ये भी देख लेते हैं कि इनके समय में क्या मुख्य कार्य हुए थे। तो इनके समय में जो इम्पोर्टेंट काम हुआ था वो हुआ था 1971 में इंडो पाक वॉर। और इसमें पाकिस्तान बुरी तरह से हारा था। उसका जो ईस्टर्न पाकिस्तान था वो रिलीज हो गया, यानी कि वो मुक्त हो गया था, और वो क्या बन गया था? बांग्लादेश। ये आपने पढ़ा ही होगा, 1971 में वो रिलीज हो गया था और वो बांग्लादेश बन गया था। अच्छा, 1971 में ही आपका हुआ फिर शिमला एग्रीमेंट, यानी कि शिमला समझौता। इस समझौते में क्या हुआ था? इस समझौते में ये तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपने आंतरिक मामलों को आपस में सुलझाएंगे। उसके बाद कश्मीर मुद्दे को कभी भी नहीं उठाया जाएगा। और कहाँ पर नहीं उठाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। आपका जो भी कश्मीर मुद्दा है वो आपका आंतरिक मुद्दा है और आप उसे आपस में सुलझाएं। ये इसमें शिमला समझौते में तय हुआ था। और इस समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान के जो भी सैनिक वार में बंदी बनाए गए थे, युद्ध में बंदी बनाए गए थे, उन्हें छोड़ दिया था, उन्हें रिलीज कर दिया था। तो ये आपका 1971 का इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट था वो था। और ये किसके टाइम में हुआ? उस टाइम पर राष्ट्रपति थे आपके वीवी गिरी जी। अच्छा, एक चीज़ और हम देखते हैं कि शिमला समझौता जो मैंने भी आपको बताया था, तो शिमला समझौते में हस्ताक्षर किस किसने किए थे? हस्ताक्षर किए थे भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। ये थे पाकिस्तान की तरफ से। तो अगर आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत की तरफ से कौन थी, तो ये हमारी प्रधानमंत्री थी उस टाइम पर, और पाकिस्तान के थे जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इनके टाइम पर एक चीज़ और हुई थी 1974 में, जो बहुत लोग जानते हैं। पहली बार हमारा पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, अब पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? हमारा 18 मई 1974 को, 18 मई 1974 को। ठीक है। अच्छा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये हुआ था, इसीलिए आपने सुना होगा कि इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो उसका रीज़न ये था क्योंकि ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस परमाणु परीक्षण में सर्वाधिक प्रयोग किस धातु का किया गया था? वो था आपका प्लूटोनियम। ठीक है,
तो सर्वाधिक परीक्षण आपका किसका किया गया था? प्लूटोनियम का। अच्छा, अब इस टाइम पर हमने ये देख चुके हैं कि हमारे राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी जी हैं, उन्हीं के बारे में बात चल रही है, यही चल रहा है, ठीक है। हमारी प्रधानमंत्री कौन थी इस टाइम पर? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। रक्षा मंत्री की बात है तो वो बाबू जगजीवन राम थे, और विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह थे। अच्छा, अब अगर आप ये कहें कि बीच से बीच हम पोखरण टेस्ट की बात करें तो हमारी बात आ क्यों रही है, या फिर एग्ज़ाम के लिए ये रेलेवेंट क्यों है? तो एक चीज़ आप ये ध्यान रखें कि अब 2024 में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे तो 1974 से अगर आप काउंट करेंगे तो 2024 में 150 साल हो रहे हैं हमारे पोखरण टेस्ट को। तो जब भी आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आते हैं तो बहुत रेलेवेंस होता है कि अगर आपकी किसी चीज़ को 50 साल हो रहे हैं, 75 साल हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं, 150 हो रहे हैं, 200 हो रहे हैं, तो बहुत रेलेवेंस है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा ही। ज़रूरी नहीं है वो ये पूछ सकते हैं कि उस टाइम पर ये कब हुआ था पोखरण में, वो ये पूछ सकते हैं आपको कि उस ऑपरेशन को नाम क्या दिया गया था, वो ये पूछ सकते हैं कि आपका कहाँ पर हुआ था, वो ये पूछ सकते हैं कि आपकी कौन सी धातु इसमें निकली थी। तो जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं, या तो वो आपका टॉपिक करंट में चल रहा होता है, और अगर वो करंट में नहीं चल रहा तो आप थोड़ा सा जब चीज़ों को पढ़ें तो इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ें कि कहीं उस चीज़ का कुछ ऐसा टर्म तो नहीं हो रहा है कि 50 साल हो रहे हैं या 75 साल हो रहे हैं उस घटना को, या 100 या 150 या कुछ 200 साल हो रहे हैं। तो जब इस तरीके से किसी घटना का टाइम हो रहा होता है तो भी बहुत रेलेवेंस है कि उस घटना से रिलेटेड क्वेश्चंस उस टाइम पर हो रहे आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो हम उसी तरीके से कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ रहे हैं और हम आगे भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे फ़खरुद्दीन अली अहमद जी। यहाँ आप इनका चित्र देख सकते हैं। इनका जन्म 13 मई 1905 को नई दिल्ली में हुआ। मृत्यु इनकी 11 फरवरी 1970 दिल्ली में ही हुई, यानी दिल्ली में इनका जन्म मृत्यु है। कार्यकाल इनका 74 से 77 रहा। तो अब आप लिंक करने की कोशिश करें कि 74 से लेकर 77 तक क्या इंपॉर्टेंट काम हुए होंगे। एक बार अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, मैं तो आपको बताने ही वाली हूँ। अब वापस आते हैं। प्रथम असमिया राष्ट्रपति थे ये, ठीक है। 26 जून 1975 को देश में तीसरी बार आपातकाल लगा था, यानी इससे पहले भी हमारा आपातकाल 2 बार लग चुका है। कब कब लगा है? 1962 में लगा है और एक 1971 में लगा है, यानी जब चीन का युद्ध हो रहा था और जब हमारा पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। अभी हमने लास्ट में पढ़ा ही है, और इसमें हमारा बांग्लादेश जो है वो बना था नया कंट्री, ठीक है। तो लेकिन इनमें खासियत क्या थी कि जब 62 और 71 में आपातकाल लगा था तो दोनों ही टाइम ये आपातकाल लगा था कि बाहरी आक्रमण के कारण। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब इन्होंने 26 जून 1975 में देश में तीसरी बार आपातकाल लगाया तो इन्होंने इसे आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया, और इस ड्राफ्ट पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तीसरी बार जब आपातकाल लगा था आंतरिक अशांति के नाम पर, उस पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो ये बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इनके द्वारा सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने का रिकॉर्ड है, ठीक है। जो राष्ट्रपति को पावर होती है वो सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, तो इनके नाम ही है। इनकी मृत्यु के बाद बीडी जत्थी जो थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। इनकी भी मृत्यु कार्यकाल में रहते हुए ही हो गई थी। तो अध्यादेश क्या होता है? वैसे हम इसका पॉलिटी में अध्ययन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर कि बेसिकली अध्यादेश है क्या। तो अध्यादेश ऐसे कानून होते हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति प्रख्यापित करते हैं, ठीक है। इसका संसद के अधिनियम के समान ही प्रभाव होता है। अगर हम सरल शब्दों में समझें तो हम इसे कैसे समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपातकाल है, यानी कि संसद सत्र में नहीं है, तो अब क्या होगा कि विशेष स्थिति से निपटने के लिए सरकार कोई आदेश जारी करता है। अब उसने आदेश जारी किया तो उसे हम अध्यादेश कहेंगे, यानी हम सीधे सीधे अगर कहें तो सीधे शब्दों में से क्या कहा जाएगा कि सरकार आपात स्थिति में किसी कानून को पास कराना चाहती है, लेकिन उसे अन्य दलों का समर्थन उच्च सदन में प्राप्त नहीं हो रहा है। उच्च सदन यानी कि कौन सा हो गया, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। 2 सदन हैं आपके, उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है। तो उसे अन्य दलों का समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है उच्च सदन में, तो सरकार क्या करती है? अध्यादेश के रास्ते इसे
पास करा सकती है कि अपना आपने प्रपोजल दे दिया, राष्ट्रपति जी उस पर साइन कर दें और वो अध्यादेश आपका पारित हो जाए। इम्पॉर्टेंट क्या है कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश को जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल या कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 123। यही समझ लेते हैं एक पॉइंट और कि गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल होते हैं उनके पास कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 213। इजी है याद रखना, 123, 213, बस 1, 2, 3 को आप इधर उधर कर देंगे तो आप इजीली इस चीज़ को याद कर पाएंगे। तो अब ये देखते हैं कि इनके समय में मुख्य कार्य क्या क्या हुए थे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इनके समय में 42वां संविधान संशोधन आया, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी कि लघु संविधान भी जिसे कहा जाता है। दूसरा, स्टेट ऑफ इमरजेंसी आया ही था, यानी आपातकालीन इन्होंने लगाया ही था। किस नाम पर लगाया था, आंतरिक शांति के नाम पर लगाया। तीसरी चीज़, फर्स्ट सैटेलाइट, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट इन्हीं के समय पर लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें। तो ये पार्ट 1 हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे के राष्ट्रपति के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी, थैंक यू।